हेलो बच्चों, आज हम एक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम सिद्ध करो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में 3 नंबर या 4 नंबर का आ सकता है। पहले भी ये बहुत पूछा गया है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। एक सतह बना लेते हैं। ये समानांतर दर्पण की एक सतह बना लेते हैं। अब इस पर दो किरणें आ रही हैं। दो किरणें इस पर आपतित हो रही हैं। एक ये है और एक इस प्रकार से ये किरण आ रही है। इसका नाम दे देते हैं हम। मान लीजिए ये किरण है आपकी X और ये है A। X A किरण है और ये किरण है Y B। ये A B जो है तरंगाग्र है। ध्यान रखिएगा कि तरंगाग्र किरणों पर लंबवत होता है, अर्थात ये 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पर भी ये 90 अंश का कोण बन रहा है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम एक अभिलंब की कल्पना करते हैं। अभिलंब आप जानते हैं। चित्र बहुत आराम से बनाइएगा। अभिलंब 90 अंश का कोण बनाता है, तो ये 90 अंश का कोण बन गया है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको आपतन का कोण कहते हैं और इसको I से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ी बहुत रामायण लिख दें। क्या क्या है इसमें? XA और YB ये क्या है? आपतित किरण है। AB क्या है? AB है आपका आपतित तरंगाग्र। ये N डैश ये क्या है? अभिलंब है। इसको बाद में लिखते हैं हम। अब देखेंगे कि ये प्रकाश किरण B से आगे जाएगी। देखिए, इसको स्केल से बना लें, नहीं तो गलती होने की संभावना होती है। ये प्रकाश किरण आगे जा रही है, यहाँ पड़ती है। तो यहाँ पर भी एक अभिलंब की रचना कर दें हम। ये भी आपका एक अभिलंब हो गया। इसको नाम देते हम M डैश। ये हमने नाम दे दिया इसको। तो अब लिख लें हम
एन एन डैश क्या है, ये भी अभिलंब है। एम एम डैश क्या है, ये भी अभिलंब है। तो इसको हमने लिख दिया है अभिलंब। आप जानते हैं कि अभिलंब जो होता है सतह पर लंबवत होता है। ये 90 अंश का कोण बन रहा है। अब ये प्रकाश किरण एक्स ए दर्पण पर पड़ती, ये दर्पण है। ये क्या है आपका, दर्पण है। ये दर्पण लिख लीजिए यहाँ पर। आप जानते हैं कि जैसे ही दर्पण पर पड़ती है तो एक प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित होती है, ये परावर्तित होती है। ये प्रकाश किरण भी, ये भी आपतित किरण है, वाई बी, और इसका नाम देते हैं अपन, मान लीजिए बी सी दे दीजिए, बी सी दे दीजिए। तो ये भी परावर्तित होती है उसी क्षण। और जितने समय में प्रकाश किरण बी से सी तक आती है उतने समय में ये एक्स ए आपतित किरण ये परावर्तित होकर डी तक पहुंच जाती है। आप समझ गए कि जितने समय में प्रकाश किरण बी से सी तक जाती है उतने समय में प्रकाश किरण ए से डी तक पहुंच जाती है। तो हम यहाँ पर भी एक तरंगाग्र की रचना करें तो आपको एक तरंगाग्र प्राप्त होगा सी डी। सी डी एक तरंगाग्र है। आप जानते हैं ये परावर्तित तरंगाग्र होगा। सी डी क्या है, ये परावर्तित किरण है। सी डी, यहाँ से भी प्रकाश किरण एक परावर्तित हो रही है, ये प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है। तो सी डी क्या हो गया आपका, सी डी ये हो गया आपका परावर्तित तरंगाग्र। मेरे ख्याल से आप लोग चित्र समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये आई आपतन का कोण है, ये परावर्तन का कोण है आर। यहाँ पर ये भी आपतन का कोण है और ये जो है आपका परावर्तन का कोण है। तो आई क्या है आपका, आपतन कोण है, और आर क्या है, परावर्तन कोण है। ये चित्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या, प्रश्न क्या है, हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम सिद्ध करो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परावर्तन के नियम आप लोग सब जानते हैं। परावर्तन के नियम क्या हैं, तो परावर्तन के पहला नियम है परावर्तन का नियम। पहला नियम हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये आपतित किरण है, एक्स ए और वाई बी सी, ये आपतित किरण है। एन एन डैश एम एम डैश अभिलंब है, और ए डी और सी, और इसको नाम दे दीजिए ई, सी ई, ये परावर्तित किरणें हैं। ये सभी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरणें तीनों कागज के तल पर हैं। तो पहला नियम सिद्ध हो जाता है। चूँकि चित्र में आपतित किरण कौन कौन सी हैं, एक्स ए, ये एक्स ए आपतित किरण, और वाई सी
वाई सी अभिलंब अभिलंब कौन कौन से हैं यहाँ पर? एन एन डैश और एम एम डैश। अभिलंब एन एन डैश व एम एम डैश। और यहाँ पर देखेंगे हम परावर्तित किरण कौन कौन सी हैं। परावर्तित किरणें कौन कौन सी हैं? ए डी व सी ई सभी कागज के, इस कागज में, जिस कागज में हम लिख रहे हैं, सभी कागज के तल में स्थित हैं। अतः पहला नियम सत्य है। अब हम दूसरा नियम देखते हैं कि दूसरा नियम क्या कहलाता है। दूसरा नियम होता है आपतन का कोण जो होता है वो परावर्तन के कोण के बराबर होता है। तो इसके लिए हम दो त्रिभुज लेते हैं। आप देखिए, एक त्रिभुज है आपका ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, है ना। और एक त्रिभुज है आपका सी बी ए, और त्रिभुज सी बी ए में आप देखेंगे दोनों त्रिभुज में ये कोण 90 अंश का है और ये कोण भी 90 अंश का है ना। तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं। दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं, समकोणिक हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो इस त्रिभुज में भी कर्ण AC है और इस त्रिभुज में भी आप देखेंगे 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण AC है। तो दोनों त्रिभुजों के कर्ण उभयनिष्ठ हैं। दोनों त्रिभुजों के कर्ण बराबर हैं क्योंकि उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन है। तो ये बराबर हैं। और एक चीज़ और हमने देखी थी कि जितने समय में प्रकाश किरण A से D में जाता है उतने ही समय में ये B से C में जाता है। तो मतलब ये दूरियां आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, है ना। तो चूंकि AD बराबर है आपका BC के, अतः दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग होंगे। यानी त्रिभुज ADC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज CBA के। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। फलस्वरूप ये इधर पे हम कारण क्या लिखेंगे? दोनों त्रिभुज क्यों सर्वांग सम है? क्योंकि ये प्रमेय होगा आपका समकोण त्रिभुज कर्णभुजा प्रमेय। कर्णभुजा प्रमेय से कक्षा 10वीं में अपन ने ये प्रमेय पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में, दो समकोण त्रिभुजों में अगर कर्ण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इन्हें संगत कोण भी इनके क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण DAC का संगत कोण होगा आपका BCA। फलस्वरूप कोण DAC
सी बराबर होगा कोण बी सी ए। इधर पे हम लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज संगत अवयव। दोनों त्रिभुज के सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कोण आई है, ठीक है, ये पूरा कोण 90 है ना। क्यों 90 है? क्योंकि तरंगाग्र किरणों पर लंबवत होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोण कितने अंश का होगा। ये कोण होगा आपका 90 ऋण आई का। ये हो गया 90 ऋण आई का। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये 90 ऋण आई है, ठीक है, और ये पूरा कोण जो है ये 90 अंश का है। तो ये कोण कितने अंश का होगा? अर्थात कोण DAC, ये कोण कितने अंश का होगा? ये कोण होगा 90 में से हमको घटाना पड़ेगा 90 ऋण आई, क्योंकि ये कोण का ये पूरा 90 का है और ये 90 ऋण आई का है। तो ये कोण कितना बचा? ये कोण बचा है आपका ये कोण जो बचा है आपका, मैं यहाँ कर देता हूँ, ये कोण बचा है आपका 90 माइनस 90 माइनस आई, यानी ये बराबर हो जाएगा आपका 90 माइनस 90 प्लस आई। 90 माइनस 90 कैंसिल हो जाएगा, आई बचेगा। तो ये कोण हो गया आपका आई। और इसी प्रकार हम ये आर है ना, और ये पूरा 90 है। आप जानते हैं क्योंकि ये तरंगाग्र है, तरंगाग्र परावर्तित किरणों पर लंबवत होता है, तो ये पूरा 90 है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना होगा 90 ऋण आर। तो ये कितना बचेगा? सेम इसी प्रकार जैसे यहाँ पर ये आई आया है तो ये आर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि कोण DAC बराबर होगा कोण BCA का, और DAC का मान कितना आ रहा है देखिए, DAC इसका मान आ रहा है अपना I। तो कोण I बराबर हो जाएगा कोण R के। तो ये आपका जो परावर्तन का दूसरा नियम है वो सिद्ध हो गया। पहला नियम यहाँ से सिद्ध हो गया था, दूसरा नियम यहाँ से सिद्ध हो गया, है ना। तो हम कहेंगे कि फलस्वरूप हाइगन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियमों की पुष्टि होती है। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं।